नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जिस समय देश में पंचायतों का गठन हुआ था और शायद राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक परिकल्पना करी थी कि पैसा सीधा पंचायत तक जाए, गांव तक जाए। बीच का जो कमीशन है वो कमीशन बंद हो, हमारे गांव मजबूत हो, गांव का संगठन मजबूत हो और पैसे जब सीधा गांव तक जाएगा, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो गांव मजबूत होंगे। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि पंचायतों के गठन की परिकल्पना अब गुंडागर्दी और गोली पर आकर टिक गई है। चाहे चुनाव क्षेत्र पंचायत के हो, प्रधान के हो या जिला पंचायत के हो, एक अराजकता, एक गुंडागर्दी का माहौल पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है हर बार। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन था और नामांकन से प्रदेश में अलग अलग हिस्सों से अराजकता की बहुत सारी खबरें आई। हर बार पंचायत चुनाव में ऐसा क्यों होता है? क्या राजनीतिक दल इसके पीछे क्या तैयारी करते हैं, क्या बाहुबल दिखाते हैं और क्या उद्देश्य होता है? ऐसी तमाम बातों के बात करने के लिए आज एक बहुत खास पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार दीपक शर्मा जी, आप सब जानते हैं दीपक शर्मा जी को। दीपक शर्मा जी ने बड़े ग्राउंड से जुड़कर और देश के बड़े ऊंचे मुकाम तक पत्रकारिता करी है। जो नए दर्शक आज मेरे साथ जुड़े हैं वो सब जानते हैं दीपक जी को। तमाम बड़े स्टिंग ऑपरेशन, तमाम बड़ी ऐसी रिपोर्ट थी दीपक जी की जिन्होंने पूरे देश में तूफान खड़ा किया और राजनीतिक मामलों के बहुत जानकार हैं। दीपक भाई, ये विधायकों की खरीद फरोख्त जिस देश में होती हो, जहाँ सांसदों की खरीद फरोख्त होती हो, जहाँ संसद में नोट लहराए जाते हो, बिल्कुल, तो ग्राम स्तर तक तो फिर ये गंदगी आनी थी। लेकिन पूरे देश की तस्वीर खराब नहीं हो जाएगी कि गांव-गांव में अब ये जहर पैसे का फैल रहा है गंदगी। तो मैं आपसे दीपक ये पूछना चाहता हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव क्यों ना सीधा सांसद की तरह जनता के वोटों से हो जाए? ये जो जिला पंचायत सदस्यों को उठा के ले जाना, धमकाना, जो आज डायरेक्ट इलेक्शन, क्या लगता है दीपक जी, क्या वो ज्यादा अच्छा होगा? आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आज मैंने दैनिक जागरण में देखता हूँ यहाँ दिल्ली में, और दैनिक जागरण में अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, उनका एक लेख छपा है। वो लेख किसने लिखा है मान के चल रहे हैं कि अमित शाह जी नहीं लिखा होगा, और वो लेख आपातकाल पे लिखा गया है। इंदिरा गांधी के आपातकालीन पे जो भी दुर्व्यवस्था थी उस पर लिखा गया, व्यवस्था पर लिखा गया। लेकिन उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार ऐसी है कि हम हर कीमत पर, इंदिरा गांधी ने जो किया, कांग्रेस ने जो किया, लेकिन हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम लोकतंत्र को हर कीमत पर बहाल करेंगे और ग्राउंड जीरो पे बहाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी के कहने पर हम लोकतंत्र की बहाली देख रहे हैं। जैसा कि पवन जी ने बताया कि बरेली में भी, रोहिलखंड में भी लोकतंत्र बहाल हो रहा है, और अनिल भाई ने भी बताया कि सुबह सुबह 4 बजे वहाँ लोकतंत्र बहाल हो रहा था। अब मैं एटा की आपको बात बताऊं, वहाँ पर मैं एटा संस्करण देख रहा था अमर उजाला का, तो वहाँ सपा के 2 भाई थे, नेता थे, उनका मकान गिरा दिया, उनकी दुकानें गिरा दी, बुलडोजर चलवा दिया। अब सवाल ये कि आपको 4 साल बाद याद आया कि ये दुकानें जो थी ये एक अवैध भूमि पर बनी थी, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था, 4 साल लग गए आपको? या पंचायत चुनाव से पहले, जिला अध्यक्ष के चुनाव से पहले आपको याद आया 48 घंटे पहले? एक महिला नेता हैं, दलित नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, महिला हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा दिया, क्योंकि वो भी एक प्रोस्पेक्टिव, एक उम्मीदवार थी जिला पंचायत अध्यक्ष की। जैसा कि सक्सेना जी ने कहा कि सर फॉर्च्यूनर की पेशकश की गई है। और शरद भाई, जब मैं लखनऊ में यूनिवर्सिटी में जाता था तो इनके स्टोरीज पढ़ता था, और इसीलिए मैं सर कहता हूँ सर शरद प्रधान। तो सर ने जैसा कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं एक चीज संजय भाई कहना चाहूंगा कि अटल जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे था, जब 1 वोट से सरकार गिरी उनकी, उन्होंने कहा था कि मैं चिमटे से भी इस तरह के भ्रष्टाचार को छूना नहीं चाहूंगा और मेरी सरकार गिरने दीजिए। उस वक्त भी थैली शाह भाजपा के साथ थे, उस वक्त भी कॉर्पोरेट का एक बड़ा हिस्सा प्रमोद महाजन के जरिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अटल जी ने कहा नहीं, गिरने दीजिए, 1 वोट से गिरने दीजिए। और उस संसद में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का खुला खेल हुआ था, जो आज लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो जिस सरकार का, जिस पार्टी का एक आइडियलॉग
एक वोट से सरकार हार गई। आज आप उस बीमारी को आप गांव गांव ले गए, जिला जिला ले गए। ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक ऐसी घटना है जो चाल चरित्र चिंतन, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। दूसरा, अंदर की कहानी मुझे संजय भाई ये लगती होगी, 4 PM अंदर की कहानी भी बताता है। और आज आप राजधानी लखनऊ में एकमात्र संपादक हैं जो आज सच बोल रहे हैं। हो सकता है आप पर भी FIR लिखी जाएगी, लेकिन हम लोग आपका हौसला बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो योगी जी के साथ डील हुई है, संघ की, संगठन की, मोदी जी की, अमित शाह की, उसमें योगी जी ने कहा है कि साहब 3 महीने का मौका दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीतेंगे, हम विधान परिषद का जो चुनाव आने वाला है वो भी जीतेंगे। तो हम हर कीमत पर बाय हुक एंड बाय क्रुक इस वक्त जो है अपनी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि उनका रिव्यू पीरियड है, ये वो एक रिव्यू पीरियड स्लॉट में है इस वक्त। उनका रिव्यू कर रही है, और अगर योगी जी ने जिला अध्यक्ष तोड़ बहुमत हासिल कर लिया और विधान परिषद में सफलता पा ली, तो जाहिर तौर पर जो भीतरघात है उनके खिलाफ, जिस तरह से विधायक उनके खिलाफ हैं, मंत्री उनके खिलाफ हैं, उप मुख्यमंत्री उनके खिलाफ हैं, ना सिर्फ उसको वो कहीं से रीइंस्टेट करेंगे बल्कि अपनी कुर्सी भी बचाने में सफल हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी, उनके कमिश्नर, उनके IG, उनके DG, उनके होम सेक्रेटरी, उनके जिला अधिकारी, उनके पुलिस कप्तान, उनके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनके तहसीलदार, उनके लेखपाल सब लग गए हैं कि ये जीतना है। लेकिन शर्म की बात यह है कि देखिए ये ऐसा चुनाव है, ये ऐसा चुनाव है संजय भाई, कि जहां पंचायत सदस्यों की संख्या बता देती है कि कौन किस पार्टी का या कौन इसमें अध्यक्ष बनेगा। चुनना तो पंचायत सदस्यों को है, उसके बाद भी अगर धांधली हो रही है, उसके बाद भी गड़बड़ हो रही है, तो मुझे लगता है कि आज जो सुबह सुबह मैंने लेख पढ़ा है अमित शाह का, अमित शाह दोबारा अपने लेख को रिव्यू करें कि जो लोकतंत्र को बहाल करना चाह रहे हैं जिस तरह से, ये बहुत प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और मैं बताऊं आपको, एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्हें फोन करना पड़ा, राजस्थान के मुख्यमंत्री को फोन करना पड़ा, क्योंकि वहां STF पहुंच गई थी कि भैया हमारे जो जिला पंचायत के सदस्य इनको परेशान मत करिए। STF पहुंचा दी योगी जी ने वहां पर। अब ये बात कितनी सही है, कितनी सच है, इस पे तो जांच होनी चाहिए। मैं तो दिल्ली में बैठ के इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि STF को किसने कहा था, STF गई भी थी कि नहीं गई थी, कौन ले गया था जिला पंचायत सदस्यों को राजस्थान के किसी रिसोर्ट में। लेकिन अगर ये सारी चीजें हो रही, कोई फॉर्च्यूनर दे रहा है, कोई स्कॉर्पियो दे रहा है, कोई सुबह 4 बजे अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है, कोई रिसोर्ट में STF भेज रहा है, मुझे लगता है कि ये ताकत नहीं संजय भाई, योगी जी की एक और कमजोरी दर्शा रही है। ये सिर्फ कमजोरी है और कुछ नहीं। जी संजय भाई। दीपक जी, जैसा अनिल भाई ने बताया कि 2-2 पेज के विज्ञापन, तो सरकार के ये 2-2 पेज के करोड़ों के विज्ञापन, क्या हम मीडिया वालों को भी मजबूर कर देते हैं कि हम गांधी जी के 3 बंदर की तरह अपनी आंखें, नाक, कान सब बंद कर लें, बोले ना? और फिर दूसरा बड़ा सवाल दीपक जी है, आप तो बहुत इन्वेस्टिगेशन वाले जर्नलिस्ट रहे हैं, ये जो फॉर्च्यूनर में बढ़ा के हवाई जहाज में ले जाके विदेश और देश के अलग अलग जगह पे घुमाया जा रहा है, इनकम टैक्स, ED ये नहीं देखती है पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए अनिल जी ने जो बातें कही, और मैं तो चाहूँगा कि जिस धारा प्रवाह से अनिल भाई और सक्सेना साहब बोल रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि और खुलासे होने चाहिए आपके इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ये ज़मीनी सच को जानने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई साल भर या 2 साल, इनको एक ज़माना हो गया, इन्होंने एक बहुत बड़ा जीवन पत्रकारिता को दिया है। और जो हमारी क्षेत्रीय पत्रकारिता है आज भी जो जीवित है, ऐसे लोगों की वजह से कि कम से कम सच बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। जिस प्रदेश में FIR हो जाती हो, मुकदमे हो जाते हो, है ना, आपने सूर्य प्रताप जी का देखा कि सच बोला तो 6-6, 7-7 FIR हो गई उस IAS पे, रिटायर्ड IAS पे। ऐसे दौर में अनिल जी और पवन जी जो कह रहे हैं उसको 100% मानना
मुझे लगता है कि उसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सच इन्होंने बोला है। अब आप देखिए, जो मुझे लगता है, जो सबसे मतलब जो मुझे समझ नहीं आता, कि अगर किसी रूरल एरिया में, किसी जिले में अगर लोगों ने सिर्फ भाजपा के 3 सदस्य को ही वोट दिया, 3 सदस्य जीते भाजपा के, और मैंडेट भाजपा के लिए नहीं दिया लोगों ने उस जिले में, उस मैंडेट को अगर आप बदल रहे हैं प्रलोभन से, प्रशासनिक शक्ति से, दांव पेच से, मुकदमे से, जैसे भी, बाय हुक और बाय क्रूक, तो ये तो जनता के मैंडेट को आप पराजित कर रहे हैं, आप मैंडेट के ही खिलाफ जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उनका, मैं बार बार अमित शाह जी का वो लेख जो है मेरे इसमें, अब देखिए लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ आपको, अमित शाह जी लिखते हैं आज, ये बहुत प्रासंगिक है, कि सरकारें जब तानाशाह हो जाती हैं तो मीडिया की आज़ादी छीन लेती है, पत्रकारों को झुकने के लिए मजबूर कर देती है। ये अमित शाह लिख रहे हैं। और मैं आपको देख रहा हूं संजय भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे खिलाफ एफआईआर की तैयारी हो रही। मैं देख रहा हूं तमाम पत्रकारों को, जिनको इस दौर में कम से कम 10 से 12 पत्रकारों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं और अनर्गल बातों पर हुए, खबरों पर हुए। तो कहने का मतलब है कि देखिए, करनी और कथनी में बहुत अंतर है इस सरकार में। ये छद्म राजनीति है कि आप कहते कुछ हैं, गृह मंत्री कुछ लिख रहे हैं, योगी जी भगवा पहन के कुछ बोल रहे हैं, और जमीन पर जो दृश्य हमारे दोनों मित्र बता रहे हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और एक रोहिलखंड से, वो दृश्य मेल नहीं खाता उनके बातों से, उनके जुमलों से, उनके वायदों से, उनके भरोसे से मेल ही नहीं खा रहा है। आप लोकतंत्र की बहाली की बात कर रहे हैं और आज ही आपने लेख लिखा है, और मैं देख रहा हूं कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, जिले जिले हो रहा है, मैंडेट को बदला जा रहा है, जनता के मैंडेट को आप बदल रहे हैं। मुझे याद आता है, मैं आपको बताऊं एक छोटा सा, अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं उस वक्त दैनिक जागरण में रिपोर्टर था लखनऊ में, और मुझे किसी ने बताया कि साहब कल्याण सिंह ने एक टीम मध्य प्रदेश भेजी है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मध्य प्रदेश आईएएस अधिकारियों की टीम क्यों गई है? तो उन्होंने कहा, साहब उस वक्त दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जो राजीव गांधी का यहाँ जिक्र आया और पंचायती राज का जिक्र आया, सबसे पहले पंचायती राज का जो एक्सपेरिमेंट था बहुत अच्छे तरीके से वो दिग्विजय ने किया, और दिग्विजय की बड़ी चर्चा हुई। तो उस पूरे व्यवस्था को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और उसको यूपी में लागू करने के लिए कल्याण सिंह ने एक टीम भेजी थी कि गांव में भी लोकतंत्र पूरी तरह बहाल हो। जो स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो स्पिरिट है हमारे संविधान की, हम उसको कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप दे सकें। और किसने पहल करी? भाजपा के मुख्यमंत्री ने। किसने पहल करी? कल्याण सिंह ने 90 के दशक में। और आज भाजपा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए है क्या, देखिए एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मैं योगी जी को गलत पर्सपेक्टिव में नहीं लाना चाहता। देखिए योगी जो है एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, 15-20 सालों का जिस तरह का भी राजकाज उत्तर प्रदेश में रहा है, उनमें वे एक इंटीग्रिटी वाले चीफ मिनिस्टर हैं। उन पर पर्सनल आप कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, उनकी निष्ठा से जुड़ा, उनकी कर्तव्यपरायणता से जुड़ा ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन उनके नीचे क्या हो रहा है, उनके नाक के नीचे क्या रहा है? एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रहते ये जो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर और पैसे और इन सब की जो बात चल रही, ऐसा क्यों हो रहा है? हमको इसके कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। और उसका कारण ये है कि अमित शाह और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो पार्टी है, ये कॉर्पोरेट की तरह चलती है, और इस कॉर्पोरेट का एक ही नुस्खा है, इसका जो बही खाता है वो वोट है, जीत है। इसको जीत चाहिए। आप सरकार कैसी चला रहे हैं? आप फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, कोरोना में कितने लोग मर गए, किन शिक्षकों की आपने ड्यूटी लगा दी, क्या बदहाली है, इससे कोई मतलब नहीं है। कॉर्पोरेट को परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस का बेसिस है कि आप चुनाव कैसे जीतते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव। तो योगी जी मजबूरी में आज एक कॉर्पोरेट सरकार, एक कॉर्पोरेट पार्टी के एक सीईओ हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, और उनको परफॉर्मेंस देनी है।
और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है कि मैंडेट आपको मिला नहीं, आपके बहुत कम पंचायत सदस्य है चुन के आए हैं, आप किसी कीमत पर बहुत से जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना सकते। उस मैंडेट को बदलने के लिए, अपने बही खातों को ठीक करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, जो दिल्ली में बैठा चेयरमैन है पार्टी का, जो कॉर्पोरेट की तरह एक पार्टी को चला रहा है, उसको दिखाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस, आपको मजबूरी में ये सब करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज जो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मुझे लगता है कि अनिल जैसे भाई, पवन सक्सेना जी जैसे लोग, 4PM जैसे लोग, अगर आप सच सामने लाते रहेंगे तो देखिएगा ये जो पूरी योजना है, ये जो पूरी रणनीति है किस तरह से मैंडेट बदलने की, वो बूमरैंग करेगी, उसको जनता पसंद नहीं करेगी और उसके आपको परिणाम आने वाले 6 महीने में दिखेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। दीपक भाई, एक तो दो बातें बता दूं आपको, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते नहीं है, कि आप अपना फोन अब ध्यान कर लीजिएगा, आज से आपका फोन सेलुलर पे लग जाएगा, क्योंकि आपने आज कद्दू वाली ईमानदारी बात कर दी है। दूसरी बात, कई सारे उदाहरण मुझे अचानक आपसे बात करते करते याद आ गए। मैं आपसे, चूंकि आपने देश के तमाम बड़े नेताओं के आप बहुत करीब रहे, और मैं मानता हूं, मैं तो आपको जब आपके शो देखता हूँ, आपके बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपसे राजनीति की और सिस्टम की बारीकी आपसे ज्यादा समझने वाले बहुत कम पत्रकार हैं। मैं इस मैनेजमेंट को समझना चाहता हूं कि 4 साल में दर्जनों, मैं एक सांस में 1 दर्जन से ज्यादा नहीं 3 दर्जन घोटाले गिरा सकता हूं सरकार के, जितने बड़े बड़े घोटाले हुए। ये ईमानदारी का मापदंड आज भी हम बात के कह रहे हैं कि ईमानदार, ये कौन सी मैनेजमेंट का खेल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको देखिए रीजन क्या है कि बीजेपी एक कॉर्पोरेट, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है और कॉर्पोरेट जिस तरह से फंक्शन करती है, उसी तरह से पार्टी का हेडक्वार्टर अब फंक्शन करता है। मैं उत्तर प्रदेश में 1990-91 में बीजेपी कवर करता था, बहुत यंग था मैं, 22-23 साल की उम्र रही होगी, और मुझे याद है कि बीजेपी में तब श्याम नंदन सिंह जी हुआ करते थे। पता नहीं शरद जी को, सर को याद है कि? हाँ, याद है बिल्कुल। तो श्याम नंदन सिंह, हाँ, मुझे बहुत मानते थे क्योंकि मैं यंग था। चौकी पर बैठते थे, दरी पर बैठते थे, और चाहे आपको जितनी भूख लगी हो, अगर आप उनसे कह भी देंगे सर बड़ा भाग रहे, कुछ सर खिला दीजिए, तो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने मोनाको के नमकीन बिस्किट और चाय से ज्यादा कभी सर्व किया हो पत्रकारों को। और पार्टी के सादगी से, पार्टी के दफ्तर, सादगी से दफ्तर चलता था, वहीं रहते सोते थे, चौकी पे बैठते थे। लेकिन आज आप अगर भाजपा का आप नया पार्टी का ऑफिस देखिए, तो मुझे लगता है 10-10 लाख रुपए के तो लेदर के सोफे हैं वहां पर, जो लिफ्ट है, जो वहां का जो कॉर्पोरेट इंटीरियर्स हैं, अगर आप देखें आपको बाहर से लगेगा किसी आप आलीशान होटल में आ गए, आपको लगेगा कि कनॉट प्लेस का जो इंटरकॉन्टिनेंटल ललित सूरी का होटल है, उसी के एकदम तर्ज पर भाजपा ने, अमित शाह जी ने अपना मुख्यालय बनाया। तो एक कॉर्पोरेट फंक्शनिंग है, और इस कॉर्पोरेट फंक्शनिंग ने चुनाव भी बहुत महंगा कर दिया है। कहने वाले कह रहे हैं कि बंगाल का जो चुनाव है, हाल फिलहाल में जब कभी वामपंथी पार्टियां लड़ती थी, कांग्रेस लड़ती थी, तृणमूल लड़ती थी, इस बार बंगाल का चुनाव अभूतपूर्व रूप से सबसे महंगा चुनाव होगा, सबसे महंगा। प्रचार आप जिस तरह से देख लीजिए, सारा काम एक कंपनीज करती हैं, मंच बनाने का ठेका दिया जाता है कॉर्पोरेट लेवल पे, 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ स्लोगन लिखने के दिए जाते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी में कोई 2-4 करोड़ रुपए का पेमेंट ले लेता है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जहां 100 करोड़ रुपए का किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी को पैसा दिया जा रहा हो, जहां सोशल मीडिया कंपनी पे पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हो, लाउड स्पीकर कौन लगाएगा, रैली के लिए सामग्री कौन बनाएगा, अखबारों में इश्तिहार कौन देगा, टेलीविजन चैनल्स में जो एडवर्टीजमेंट्स जाएंगे उसकी स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, फिर प्रत्याशी को कितना पैसा दिया जाएगा, तो बीजेपी ये सब काम करती है। और बीजेपी की ईडी और आईटी जो विपक्षी, उनको रोकती है ऐसा काम करने से। खुद ये करते हैं, पैसा बहाते हैं, और दूसरे को पैसा बहाने नहीं देते। मध्य प्रदेश का आप चुनाव देखिए, कमलनाथ के ओएसडी के यहां छापा पड़ा, करोड़ों रुपए वहां से बरामद हुए।
तो दूसरे को खर्च नहीं करने देते और खुद पानी की तरह पैसा बहाते हैं। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कोई नेपाल या भूटान तो नहीं दे रहे? कद्दू वाली ईमानदारी से जी। तो ये पैसा भी तो आपको इसी मेन स्ट्रीम से लाना पड़ेगा, और इसी के लिए आज आपके संगठन मंत्री हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सारी चीजें पता हैं। तो रेवेन्यू कलेक्टर कौन है आज की तारीख में? जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको पैसा चाहिए, मंत्री पैसा देते हैं। दीपक जी, एक विपक्ष आरोप लगाता है कि जाति विशिष्ट कलेक्टर हैं, जिले में आप 24 घंटे पैसे कमा रहे हैं। अलीगढ़ में 117 लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं, हटता नहीं है डीएम। विपक्ष कह रहे हैं जाति विशिष्ट का डीएम है और उसके लिए कोई संघ की पैरवी नहीं, सिर्फ कद्दू वाली ईमानदारी है। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि योगी जी, क्योंकि मैं देखिए, अगर आप बार बार कहेंगे तो योगी जी को मैं डिफेंड करूंगा। ठीक है, उनकी जो ईमानदारी है वो नीचे इम्प्लीमेंटेशन नहीं उनके पास। जैसे मोदी जी के पास, मोदी जी भी ईमानदार है। मैंने उनके भाई का सबसे पहले इंटरव्यू लिया था। अच्छा। और वाकई मैं बता रहा हूँ, उनकी भाई ऑटो से मैंने चलते हुए देखा है। उनके एक भाई रिश्तेदार हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं, एक की राशन की दुकान है, लेकिन वो ईमानदारी नीचे नहीं जा रही है। उस ईमानदारी का कोई लाभ नहीं है। आप जब तक उसका आप प्रमाण नहीं दोगे, तो यही हाल योगी जी का। योगी व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल तौर पे उनकी इंटीग्रिटी है, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो विधायक हैं, जो पार्टी के लोग हैं, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूं। मैं एक कप्तान साहब के यहाँ बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि भाई एक इंस्पेक्टर है, बार बार प्रेशर आ रहा है इसकी पोस्टिंग करने के लिए, और वो मांग रहा था कि उसकी पोस्टिंग मुस्लिम इलाके में कर दी जाए। तो मैंने कहा साहब, मुस्लिम इलाके में, वहां तो ना कोई कॉमर्स है और ना वहां पर बोले साहब आज की तारीख में कमाई ही मुस्लिम इलाकों में है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर जिससे आपने 10,000 मांग लिया तो फिर उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी आरएसएस के आदमी को पकड़ नहीं सकता, वो बीजेपी के किसी आदमी को पकड़ नहीं सकता, उसके पास वॉइस नहीं है, दरोगा ही उसका माई बाप है। तो मुस्लिम इलाकों का रेट बढ़ गया है जहां वो थाने हैं। अब ये सुनकर दुख होता है। तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, अगर हम जो भ्रष्टाचार रूरल एरिया की तरफ चला गया, या जिसका आप नज़ारा हम पंचायत चुनाव में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, पूरे रात भर का जगराता चले और आपको कम से कम 10-15 पत्रकार और बैठाने पड़ेंगे, फिर तो पूरा सम्मेलन कराइए उस पर।